फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि यूपीएससी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, वो किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं, किस तरीके से वे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जब भी आप आईएएस की तैयारी के बारे में सोचते होंगे, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, टीचर्स से बात करते होंगे कि सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, कैसे करूँ? तो लगभग हर कोई आपसे यही कहता होगा कि बिल्कुल जी जान लगा दो, खूब मेहनत करो, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ो। और बट नेचुरल है कि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं और जब अपनी तैयारी में लगते हैं, तो आपके दिमाग में भी इसी तरह की इमेज बनने लगती है कि एक ऐसा पढ़ाकू स्टूडेंट होना ज़रूरी है, जो रात-दिन पढ़ रहा है, पढ़ते-पढ़ते जिसकी दाढ़ी बढ़ गई है, उसने बाहर मिलना-जुलना बंद कर दिया है, कहीं आता-जाता नहीं है और रात-दिन हर समय केवल पढ़ाई के बारे में सोचता है। अब एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने डेफ़िनेटली जो टॉपर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ सुने होंगे, यूट्यूब वगैरह पे बाकायदे उन्हें देखा होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप उन्हें देखते हैं, तो आपको देखने के बाद क्या लगता है? क्या महसूस होता है? क्या सचमुच में वे उतने पढ़ाकू रहे होंगे, जो इमेज आपके दिमाग में बनी हुई है? वो तो बाकायदे आपको स्मार्ट दिखते हैं, हँसमुख दिखते हैं, तो फिर वो करते क्या हैं? और सामान्य रूप में भी आपने देखा होगा कि आपके जो साथी हैं, कुछ ऐसे होंगे जो खूब मस्ती करते हैं, जो कॉलेज में, स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते थे, उनमें वो भाग लेते हैं और फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर करते हैं। तो दरअसल वे करते क्या हैं? इसी पर मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, वे हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट स्टडी करते हैं और आज मैं इसी स्मार्ट स्टडी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आईएएस के लिए आपको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो स्मार्ट वर्ड है, सीधी-सी बात है, आप हम सब बिल्कुल यूज़ करते हैं कि यार वो तो बहुत स्मार्ट आदमी है, वो बहुत स्मार्ट ऑफ़िसर है, वो बहुत स्मार्ट वर्कर है। तो इन सब में स्मार्ट शब्द है और उसका एक ही मतलब है कि ये जो काम करता है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करता है। जब आप स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है वो जो शहर होगा, वो बहुत ही व्यवस्थित किस्म का होगा। तो सीधी-सी बात है कि आप इसे ज्यों का त्यों अपने स्टडी पर अप्लाई कर दीजिए। यानी कि आप जो स्टडी करेंगे, वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। जो पढ़ना चाहिए आप वही पढ़ेंगे, फालतू का बोझ अपने दिमाग पर लेकर नहीं चलेंगे और बहुत ही फ़ोकस्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए अब थोड़ा-सा देखते हैं कि इसके तहत आपको क्या-क्या करना चाहिए। एक बात जो शुरू में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, शायद इस कहावत को आपने खूब सुना भी होगा और बड़ी प्यारी कहावत है। और वो ये है कि किसी ने ये कहा था कि अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएँ, तो मैं 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊँगा और 4 घंटे ही केवल लकड़ी काटूँगा। तो ये लकड़ी काटने का स्मार्ट वर्क है। दोस्तों, पहला पॉइंट जो स्मार्ट स्टडी के बारे में होना चाहिए आपका, वह है, यूँ कह लीजिए कि स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग कहने का मतलब है कि एक एज लिमिट है, आपके पास फिक्स्ड अटेम्प्ट है और आपके पास समय भी एक निश्चित है। ये नहीं कि आप पता नहीं जितने भी अटेम्प्ट हैं, आप 6 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट तब तक आप देते रहेंगे, जितनी भी एज है तब तक आप देते रहेंगे। ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। आप एक प्लान कीजिए कि मुझे सिविल सर्विस को 4 साल देने हैं, 3 साल देने हैं, 5 साल देने हैं, दैट्स ऑल। ये आपका टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए। आपने टारगेट फिक्स कर लिया। अब इस टारगेट को फिक्स करने के बाद अब आप 1.5 साल का वक्त पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। 1.5 ईयर। हाँ, यदि आप सर्विस कर रहे हो, आपके पास वक्त बहुत कम हो, तो आप इसे 2 साल तक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सबके अपनी-अपनी सिचुएशन के ऊपर। इसे आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन में लगाना है, बिना किसी तरह के डाइवर्शन के। मैं यहाँ जो डाइवर्शन की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेरे पास मेल भी आते हैं, पूछते भी हैं कि सर हमारी तैयारी तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या हम इस बार बैठ जाएँ? तो अब आप ये बताइए कि बिना तैयारी के अगर वो बैठ जाएँगे, तो पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन होना ही नहीं है।
दूसरी बात, चलिए हम ये मान लें कि वो एक्सपीरियंस के लिए बैठ रहे हैं। तो आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा? क्वेश्चन पेपर तो आपको वैसे भी मिल जाएँगे, आप उन्हें देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप इसे सॉल्व कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, आपका कितना स्कोर होगा। इसीलिए मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि आप 1.5 साल का वक़्त सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन को दीजिए, इत्मीनान के साथ जो आपका पूरा सिलेबस है, उसे तैयार कीजिए। और जब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो मैं केवल प्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट सच यह है कि मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो सिविल सर्विस की रियल प्रिपरेशन होती है, वो मेंस की ही होती है। मेंस के सिलेबस को आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, आप देखेंगे कि प्री का सिलेबस अपने आप तैयार हो गया है। चलिए, आपने 1.5 साल का समय रख लिया, लेकिन अब आपको अपना डेली का भी प्लान करना होगा कि अब आप 1 दिन में कितना समय दे पाएँगे। अगर आपने 1.5 साल का प्लान बनाया है, तो मेरा अपना अनुभव है और दूसरे स्टूडेंट से भी जो मैंने बातचीत की है और इस पर मैंने थोड़े से प्रयोग भी किए हैं, मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप 5 से 7 घंटे का समय डेली का इसे दे देते हैं, तो 1.5 साल में आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। देखिए, 5 से 7 घंटे की बात मैंने इसलिए की है कि देखिए हम सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है। हमारी स्थितियाँ भी अलग-अलग होती हैं। हो सकता है कि इसके बहुत से विषय ऐसे हों जो आपने पहले से ही पढ़ रखे हों, तो उसके लिए आपको कम वक़्त देना पड़ेगा। तो ये आप अपने ढंग से डिसाइड कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैं 5 से 7 घंटे की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही क्वालिटी टाइम होने चाहिए। बहुत ही सही समय, जहाँ आप इत्मीनान के साथ पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 से 7 घंटे एक साथ होने चाहिए, नॉट एट ऑल। जब भी आपको वक़्त मिलता है, आप पढ़ाई करें। डेली जो आपको करना ही करना है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस न करें, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ सुनना। आप यूँ कह लीजिए कि ये नदी के फ्लो की तरह है। नदी बहती रहती है, जो पानी एक बार गुज़र गया, वो गुज़र गया, दोबारा नहीं आएगा। और अगर आज की न्यूज़ को आपने छोड़ दिया, तो वो न्यूज़ फिर छूट जाएगी। मतलब इस भ्रम में मत रहिए कि अरे ठीक है, आज छूट गया तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे या फिर मैगज़ीन पढ़ लेंगे, उसमें तो चीज़ें पता ही लग जाएँगी। नॉट एट ऑल। आपका दिमाग अगर आपको इस तरह के बहकावे की तरफ ले जा रहा है, तो आप बिल्कुल न जाएँ। उसे रोकें कि नहीं, मुझे न्यूज़पेपर और न्यूज़ तो आज सुननी ही है। और फिर कंटिन्यूटी की जो पावर होती है, वो आप आगे चल कर के महसूस करेंगे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो डेली आपको इतना समय देना ही है। देखिए, यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से जोर देकर कहना चाहूँगा, और वो ये कि बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में इस तरह के भ्रम हैं कि अरे, करंट से तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसकी क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको क्यों हम इतना वक़्त दें? फ्रेंड्स, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप इस बात को गाँठ बाँध लीजिए कि बिना करंट अफ़ेयर्स पर अच्छी पकड़ के आप कम से कम मेंस तो क्वालीफ़ाई नहीं ही कर सकते। और ज़ाहिर है कि अगर आप मेंस क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे, तो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएँगे। इसलिए इसके साथ कभी भी किसी तरह का कोई समझौता न करें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ इस पर कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पढ़ने का मतलब लोग लगाते हैं कि ठीक है, 5-7 घंटे पढ़ना है तो किताब खोल ली और पढ़ लिया, रट लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, आपको पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इसके कारण भारत का शेयर मार्केट आज काफ़ी गिरा। एक लाइन आपने पढ़ी, बात खत्म हो गई। आपको समझ में भी आ गया, भाषा क्योंकि आपको आ रही है। लेकिन आपको यहाँ समझना ये है कि भई अमेरिका के अगर फेडरल बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, तो भारत का शेयर मार्केट गिरा क्यों? आपको ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बहुत ही एक सिंपल सा स्टेटमेंट पढ़ा कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का संकट पूंजीवाद में निहित है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और आप सुनते भी रहते हैं। यानी कि जो कैपिटलिज्म है, वो किस तरीके से हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे क्राइसिस पैदा कर रही है। इस तरह के वाक्य आप सुनते रहते हैं। अब इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में कि ये जो कहने जा रहा है, ये
सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्यों सही है, उसको विस्तार दीजिए, उसको एक्सप्लेन करके बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है फ्रेंड्स कि आपको पैसिव स्टडी नहीं करनी है, कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, बस किताब आपके सामने खुली है, आप सेंटेंसेस पढ़ते चले जा रहे हैं, सेंटेंसेस तो आपके समझ में आ रहे हैं और इस तरीके से आपने अपना वक्त पूरा कर लिया। आप उसमें इन्वॉल्व होइए, एक्टिव स्टडी कीजिए। इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस कीजिए, जो पढ़ रहे हैं आप, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में जानिए। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो जद्दोजहद कीजिए, सोचिए, सोचने की आदत होनी ही चाहिए। डिस्कस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और ऐसा करने के बाद तब कहीं जा कर के आप सही मायने में उस टॉपिक को समझ पाएंगे। इसीलिए मेरी स्पेशली आपको एडवाइस है कि बहुत जल्दबाजी में आप किसी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो समय मांग रहा है तो समय दीजिए। यानी कि जनरली मैंने देखा है कि जब लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि एक दिन में मुझे 15 पेज पढ़ना है, एक दिन में मुझे 10 पेज पढ़ना है। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप चैप्टर उठाइए और देखिए कि अगर वो सरल चैप्टर है तो हो सकता है कि आप 20 पेजेस पूरे कर जाएं, और अगर कठिन है मान लीजिए कोई चैप्टर, तो हो सकता है कि उस दिन 5 पेज भी ना हो पाए। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कीजिए। आपको समझना है और समझने के लिए जितना भी समय लग रहा हो आप उसे दीजिए। आपने चैप्टर पढ़ लिया, इसके बाद उसको मन ही मन थोड़ी देर के लिए दोहराइए, उस पर विचार कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। तब जाकर के कहीं वो आपके दिमाग में रच बस पाएगा, और उसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उस चैप्टर्स के जो अलग अलग लेयर्स हैं, वो उन सबको आप समझ पाएंगे। आपका दिमाग उन्हें देख पाएगा, और इसकी वजह से आपके दिमाग में वो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी इतनी अच्छी इमेजेस तैयार होंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके किसी भी क्वेश्चंस के आंसर के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये जो इमेजेस है लगातार आकर के आपकी मदद करेंगी और आपको बताएंगी, इसमें आप ये लिखिए, इसमें आप ये लिखिए, इसमें आप ये लिखिए। आप करके देखिए। और यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसे ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ कहा है स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और सिलेबस की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सिलेबस को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, और वहाँ जितना लिखा हुआ है उससे कई गुना अनलिखा है जो नहीं लिखा हुआ है। बिटवीन द लाइन्स है, वो जहाँ बिल्कुल ब्लैंक है वहीं सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। क्योंकि अगर सिलेबस ही आपको सही तरीके से मालूम नहीं होगा तो आप सोच करके देखिए कि जब रास्ता ही मालूम नहीं है तो फिर आप जाएंगे कहाँ। पढ़ाई तो आपको सिलेबस के अनुसार करनी है, तो सिलेबस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी समझ विकसित हो जानी चाहिए सिलेबस की। तभी आप न्यूज़पेपर्स का भी सही तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं घटनाओं को लेना है, उन्हीं एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स को पढ़ना है, उसमें निशान भी लगाने हैं, पॉइंट्स नोट करने हैं जो आपके सिलेबस से मैच करते हों। अदरवाइज तो न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है कि आप उसमें पूरा दिन लगा सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? इसीलिए यहाँ एक बात और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जब जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो आप बाकायदे बीच-बीच में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, एटलीस्ट 3 ईयर्स, बेहतर है कि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को लगातार कंसल्ट करते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आपने फंडामेंटल राइट्स पर एक चैप्टर पढ़ा। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स में फंडामेंटल राइट्स पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में किस तरह के पूछे गए हैं, मेंस में किस तरीके के पूछे गए हैं, और फिर आप अपने को जज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं इनका आंसर दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने तो इसका आंसर दे दिया, इसका मतलब है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। और यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि भैया मैंने इसको पढ़ लिया है, इसकी तैयारी भी कर ली है और ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, फिर भी मैं आंसर क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? इसका मतलब है कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं न कुछ खामी तो है, और फिर से आपको उसी चैप्टर को पढ़ना चाहिए तब तक जब तक कि आप अपने आप को उसका आंसर देने लायक न बना लें। दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा वक़्त तो लगेगा।
डेफिनेटली वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त दिया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप हिंदुस्तान की जो सबसे सर्वोपरि, जो टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट लेवल है, उसमें अपना रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको अपना कद, अपने पढ़ने का ढंग उस ऊंचाई तक ले जाना ही होगा। तो आप ऐसा करके देखें, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता चला जा रहा है, और डेफिनेटली फिर ये कॉन्फिडेंस और ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत अधिक मददगार होगा। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप आईएएस कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।